आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि बीजेपी अहंकारी और गठबंधन की बात करें, जो इंडिया गठबंधन है उसको उन्होंने राम विरोधी बताया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि चुनाव नतीजे सबके लिए सबक है। इंद्रेश ने इसे प्रभु का न्याय बताया और कहा कि जिनको अहंकार था उनको भगवान राम ने 241 पर रोका और राम विरोधी 234 पर रुके। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। तो आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का यह बयान राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश और आरएसएस ने बीजेपी की मदद नहीं की। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नबीन का भी बयान सामने आया है। नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी राम के नाम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए राम जी को स्थापित किए जाने का काम किया गया है। मान्यवर इंद्रेश जी काफी वरीय हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। तो इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है और इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंद्रेश कुमार जिन्हें अहंकारी बता रहे हैं वो इस वक्त इटली में घूम रहे हैं। भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इंद्रेश कुमार के बयान पर उल्टा वार किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को अब बीजेपी में अहंकार दिख रहा है, लेकिन ये सब तो आरएसएस के कारण ही है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है।
देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का। फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री, तब बोले क्या मोहन भागवत जी? उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नीट परीक्षा धांधली मामले की, जिसमें आज सीबीआई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भी भेजा है और अगले 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। इधर नीट परीक्षा के छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे और उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे ही कुछ परीक्षार्थियों से बात की है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने, देखिए। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर के छात्र एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए अंदर भी गए हैं। बात करने के लिए वहां कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए सबसे पहले क्या? सर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूं। आज हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं माननीय मंत्री साहब को, और हमारे रिप्रेजेंटेशन में सीधे सीधा लिखा हुआ है कि जो 1500 बच्चों के ग्रेस के मामले को आई वॉश में मानता हूं, ये मैटर पूरे 24 लाख लोगों का है। आपको समझना पड़ेगा, भारत में 1,10,000 सीटें होती हैं और पूरी लड़ाई गवर्नमेंट सीट की होती है। अब जो बच्चा पिछली बार 600 नंबर लाके 10,000 रैंक पे था, इस बार वो 650 लाके 60,000 रैंक पे। मतलब एक ईमानदार बच्चा जो 16-16 घंटे पढ़ रहा है, किसान का बच्चा, वो अपनी चीजों से पीछे जाता है और बैकडोर से एंट्री होती है। तो माननीय मंत्री साहब से मिलके उन्हें 3 बात का ज्ञापन देना है। पहला ये है कि पूरे 24 लाख लोगों के लिए रीनीट एग्जाम हो। दूसरा, अगर आप कहते हैं एनटीए क्लीन है तो सीबीआई की इंक्वायरी हो। और तीसरा, इस पेपर में ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे भारत के लोगों के मन से परीक्षा को लेकर दर्द निकले, क्योंकि एक मैटर बनता जा रहा है कि भैया पेपरों में तो धांधली होती है। हम लोग आज 6-7 दिन से दिल्ली में हूँ, 6 तारीख से दर दर भटक रहे हैं। हम चाहते थे कि हम अपना कोई प्रदर्शन धरना कर सके, बैठ के शांतिपूर्ण सत्याग्रह, जिसके माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा था, उसने भी उसको काउंसिलिंग को नहीं रोका है। तो जो लोग क्राइम करेंगे, यानी कि हम आपकी जेब पॉकेट मारेंगे, तो पॉकेट तो रुपए के लिए मारेंगे ना, कि पर्स खाली चुराने के लिए मारेंगे। तो जो चोरी की गई वो एमबीबीएस की सीटें एम्स की चुराने के लिए की गई। एम्स में वो डॉक्टर पहुंचेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिनके बाप ने 4-4, 10-10 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार को रुपए कमाना ही है, तो सीधा लिख दे कि एम्स की सीट 10 करोड़ में बिकेगी। मैं कहता हूँ कल ये 10 करोड़ में आपकी सीटें बिक जाएंगी सारी। हमारी लड़ाई खुद जाने की नहीं है, हमारी लड़ाई मुन्ना भाई जा रहे हैं इसकी है। तो मुन्ना भाई बचाए जाए, मुन्ना भाई को डॉक्टर न बनाया जाए। बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुन्ना भाई बन जाएंगे तो भविष्य का स्वास्थ्य भी खतरे में लोगों का हो जाएगा। जो आपने थाली भिजवाई हमसे, हमने आपके लिए मोमबत्ती जलाई, मोबाइल जलाया कि आपके द्वारा शायद न्याय मिलता है और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होती है। लेकिन आपकी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमरा जाएंगी कि भविष्य में लोग कैसे जीवन बचा पाएंगे। हम गरीब लोग अपने बच्चों का, अपने लोगों का इलाज कैसे करा पाएंगे सही डॉक्टरों से, इसका कोई पता नहीं हम लोगों को है। हमारी पीड़ा सरकार नहीं सुन रही, हमारी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही। बड़ा दर्द है हमें। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन नया शिखर बनाया। सेंसेक्स की बात करें तो 182 अंक, वहीं निफ्टी 67 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल फार्मा शेयरों में रही, वहीं आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का कहना है कि निफ्टी 25,000 का स्तर जल्द ही छू सकता है। साथ ही उनके मुताबिक सीमेंट और मेटल कंपनियों में पैसा बन सकता है। लग रहा है कि 25,000 के लिए तैयारी हो चुकी है और आई थिंक एक फाउंडेशन ले किया जा रहा है। जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मार्केट इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। कस्टम इंडेक्स से एक पता चल रहा है कि हाउसिंग एक नई बड़ी थीम आ रही है और अगर ये प्ले आउट होता है तो इसके जो प्रॉक्सी स्टॉक्स होते हैं विच इज ऑब्वियसली सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, आई थिंक ये काफी अच्छा करेंगे। और अभी जो चाइना का जो कमबैक है और जो ग्लोबल सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब के चलते मुझे लग रहा है कि मेटल्स में और तेजी बनी रहेगी। एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने भरोसा जताया है कि बाजार में घरेलू निवेशकों का इनफ्लो आगे भी जारी रहेगा। अच्छे रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों का इक्विटी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। करीब 10 करोड़ लोग आज मार्केट में निवेश कर रहे हैं।
आज करीब 10 करोड़ डायरेक्ट निवेशक स्टॉक मार्केट के जरिए अपना जो सेविंग्स है स्टॉक मार्केट में वो जमा करवाते हैं। ऊपर से जो EPFO है, NPS है, उसके माध्यम से भी स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों का पैसा आता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। 10 करोड़ निवेशक डायरेक्टली, जिसका यूनिक पैन नंबर है, वो 7.5 करोड़ से अधिक घर है जिसको हाउस होल्ड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और 20% से अधिक भारत के घर आज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से देश समृद्ध बन रहा है, और जैसे जैसे समृद्ध बनेगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में निवेश करना चाहेंगे, भारत की कंपनियों में। तो आशीष चौहान के इस भरोसे की वजह क्या है? कैसे रिटेल निवेशकों का दबदबा बाजार में बढ़ता जा रहा है? इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो रिटेल निवेशक अब बाजार के नए किंग बनते हुए दिखाई पड़े हैं, और पिछले कुछ आंकड़े ये समझा रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भारतीय बाजारों में बढ़ता जा रहा है, और बहुत हद तक बाजार की गिरावट को भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। और ये लगातार हिस्सेदारी भी बाजारों के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। घरेलू म्यूचुअल फंड से ज्यादा अब रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी भारतीय बाजारों के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। रिटेल निवेशकों की भारतीय बाजारों में अब करीब 9.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जबकि घरेलू म्यूचुअल फंड जो है उनकी हिस्सेदारी करीब 8.9% के आसपास है। तो उनसे करीब 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी है, जो कि 11 साल में FIs की हिस्सेदारी है वो सबसे कम होते हुए दिखाई पड़ी है। पहली बार 11 साल में 18% के नीचे FIs की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और आंकड़े भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाजार में फिलहाल प्रमोटर्स की करीब 32.7% के आसपास की हिस्सेदारी है। FPIs जो कि 17.9% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार करीब 11.2% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। घरेलू निवेशकों की अब हिस्सेदारी पहुंच चुकी है 9.5%। घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पहुंच गई है करीब 8.9%। विदेशी प्रमोटरों से ज्यादा हिस्सेदारी घरेलू निवेशकों की है करीब 8% के आसपास। इसके अलावा बैंक, FIs, इंश्योरेंस करीब 5.6% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं, और अन्य करीब 6.1% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। ये सेग्रीगेशन है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में SIP का फ्लो देखें, करीब 1,24,000 करोड़ रुपए के आसपास की SIP थी। FY22 में 1,60,000 करोड़ पहुंची, FY23 में 2 लाख करोड़ के आसपास, FY24 में, और अब तक FY25 के सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही करीब 41 से 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की SIP फ्लो ऑलरेडी पहुंच चुका है। डीमैट का नंबर करीब 9 करोड़ के आसपास, जहां मार्च 2022 में डीमैट का नंबर था वो 11.5 करोड़ पहुंचा मार्च 23 तक, और मार्च 24 तक आते थे 15 करोड़ का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। तो एक ऑलमोस्ट दुगना नंबर होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस तरह का एक बड़ा फ्लो जो कि रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रहा है, और जिसकी वजह से अब बाजार के नए किंग के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। बाजार में इस वक्त रिटेल का बोलबाला है, वो ही बाजार का किंग है। इस बात को जाने माने दिग्गज निवेशक मनीष चौखानी भी मानते हैं। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विदेशी निवेशक बड़ा पैसा लगाने को है तैयार, लेकिन बाजार गिर ही नहीं रहा। अब तक हम ये मानते थे कि रिटेल हमेशा टॉप पे लेगा और उसके बाद बेचारा फंस जाएगा। हाँ जी। इस बार एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। हाँ, इस बार हर बार FIs ने टॉप पे लिया है, और रिटेल ने एक्चुअली, इवन अगर आप ट्यूसडे का डेटा देखेंगे, रिटेल ने 21,000 करोड़ की बाइंग की है। नहीं, एक तो एज अ इंडियन आई एम ऑलवेज हैप्पी कि अपने देश में पैसा बने। हाँ। और जो आप टॉप की बात कर रहे हैं, ये जब तक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है मार्केट में, तब तक हम कह सकते हैं कि हमने कमाया। बट ये इवेंचुअली क्या होता है, जब मार्केट का क्लाइमैक्स होता है, बड़ा पैसा वहाँ जाके लगता है और वहाँ जाके फंसता है। तो अगर लोग अपने मन में ये अंकुश ना रखें वैल्यूएशन का, और ये ध्यान नहीं रखें, ये लास्ट में जो जाके फंसेंगे इसमें, उसमें काफ़ी पैसे का नुकसान होगा। क्योंकि अब तक तो सबको मज़ा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड नोबडी इन लास्ट 4 years हैज़ सीन अ सीरियस करेक्शन एंड अ डाउनफॉल। और जब ये घटते हैं, ये भाव 3 साल के भाव वापस चले जाते हैं। So while of course I remain bullish, but I would like to say थोड़ा cautious मूड रहना चाहिए, क्योंकि अब जो आप बेच के नया चीज़ ले रहे हैं, आपकी एंट्री प्राइस ऊंची होते जा रही है। वो मैं समझ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। तो क्या आपको एक रिस्क लग रहा है इंडिया में बबल का? क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो वैल्यूएशन इंडेक्स के करीब है। इंडेक्स अपने जब आई थिंक जनवरी में भी बात किया था, मैंने कहा था इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में है। और वो बबल जब तक लार्ज कैप में नहीं होता है, तब तक नहीं लगता है कि मार्केट का क्लाइमैक्स होगा। हाँ। और वो लार्ज कैप में जो कि अपने मेन स्टॉक्स हैं, रिलायंस है या बैंकिंग के स्टॉक हैं, IT के स्टॉक्स हैं, हाँ। जब तक वहाँ जाके ब्लास्ट नहीं होता है, हाँ। या वो लोग जाके 10-12 बिलियन
बाहर से ना उठा के अंदर ले आए, तब तक ये क्लाइमैक्स टॉप विजिबल नहीं होगा। बट ये आई थिंक इट इज़ इनएविटेबल कि होगा, क्योंकि अब तक फॉरेन मनी आई नहीं है एंड फॉरेनर्स बिलीव मी यहाँ पे इतना भयंकर पैसा आने के मूड में है, बट ऑल आर वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस। कि जैसे सपोज इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा एडवर्स हो जाता, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ वीक्स पीपल वुड हैव एडजस्टेड टू जो भी नई रियलिटी होती और उसमें वो वापस आ जाते। बिल्कुल। आजकल वो टाइमिंग क्यों नहीं मिलता है? एक तो रिटेल का जोर, दूसरा आजकल मोस्ट बाइंग टेक्स प्लेस एल्गोरिथमिकली बाय कंप्यूटर्स। तो जो हम लोग साइजिंग करते थे कि पहले थोड़ा लेते हैं और फिर उसको साइजिंग कर करके पोजीशन बढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर्स आजकल literally within minutes they finish it. So the speed of response on the way up and on the way down, I don't think will be available this time. बिल्कुल। जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के लिए प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में इस बार मोदी 3.0 से रियल एस्टेट सेक्टर को भी खास उम्मीदें हैं। इस पर मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है नरेटको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी से, और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस सीलिंग को 45 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया जाए। अगर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 10 सालों में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। अब जो तीसरा साल है उसमें पेनिट्रेशन आप किस तरह से देख रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो हमने देखा कि सरकार का जोर रहा, लेकिन एज अ कस्टमर अगर हम बात करें, एज अ बायर हम बात करें, तो वो रेंज कहीं पर फिलहाल दिखाई नहीं देती है, खासतौर पर बड़े शहरों में। आपकी बात सही है, क्योंकि उन्होंने जो कैप रखा है 45 लाख का, ज़मीन के भाव दिल्ली मुंबई शहरों में जो बड़े शहर हैं वहाँ ज़मीनों के भाव बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो 45 लाख की जो उन्होंने जो लिमिट रखी है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरे अंदाज से हम अपेक्षा ये रखते हैं कि अभी जो स्कीम आएगी उससे ये 45 लाख जो है उसको एटलीस्ट 75 लाख नहीं तो 1 करोड़ कर देंगे, तो शहरों को भी ये अफोर्डेबल हाउसिंग PMAY स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये एक खामी रही है स्कीम में, और हम समझते हैं कि अभी जो ऐलान करेंगे उस पर हम अपेक्षा रखते हैं कि ये पूरा हो जाए। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते जल संकट की। राजधानी दिल्ली में जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की कमी से भी यहां पर लोग परेशान हैं। लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है, और वहीं दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से भारी पानी की किल्लत है और लोग किस तरह से टैंकर्स पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। और बताया ये भी जा रहा है, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं, कि जो टैंकर्स के जरिए भी पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पानी दूषित है, यानी साफ पीने का पानी भी दिल्ली वालों को फिलहाल नसीब नहीं हो रहा है। एक तरफ आप देखेंगे पानी का संकट है और वहीं दूसरी तरफ पानी की बर्बादी यहां पर आपको होती हुई दिखाई देगी। तो पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी वार पलटवार जारी है। केजरीवाल सरकार लगातार हरियाणा और यूपी की सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशनबाजी फिक्स है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है।
तो दिल्ली जल संकट का क्या है समाधान और प्यासी दिल्ली पर कौन लगा रहा है सियासी दाव? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। अपुलिया के ब्रिंडिसी हवाई अड्डे पर इटली में भारत के राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इटली में पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।